Hello everyone, a very warm welcome to Step Up Academy to all my nearest and dearest 12th class board aspirants. So I am Neha Sachdev, your English educator at Step Up Academy. So आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको लिया है हमने आपकी मेन कोर्स रीडर बुक फ्लामिंगो से और चैप्टर का नंबर है 5 और टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो। तो क्या है ये चैप्टर, किसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, उसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि टाइटल है क्या ये इंडिगो। सो इंडिगो का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेब गियर के कलर्स में एक कलर होता है ब्लू जैसा जो दिखता है, सो दैट बेसिकली इज नोन एज इंडिगो। इंडिगो एक ब्लू कलर का कलर होता है। वो कहाँ से लिया जाता है, फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स की खेती करी जाती है तो उस फ्लावर को सुखा के वो कलर लिया जाता है। सो बेसिकली जो चैप्टर है ये उस इंडिगो से रिलेटेड तो है, बट जैसा कि हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं, तो क्या को रिलेशन है, तो यस एग्जैक्टली महात्मा गांधी जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था शेयर क्रॉपर्स को फ्री करने के लिए, इंडिया को फ्री करने के लिए ब्रिटिशर रूल्स में, ऐसा ही कुछ टॉपिक है दैट इज इंडिगो, जिसको आज हम बहुत ही प्रिसाइज वे में कम से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। सो कम स्टूडेंट्स, बी वेरी अलर्ट, बी विजिलेंट एंड ट्राई टू मेक नोट्स इफ यू गाइस फील लाइक, अदरवाइज चैप्टर को तो फ्लो में समझना ही है वेरी केयरफुली। सो हियर वी गो विद द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे व्हाई दिस टाइटल। सो टाइटल ऑफ द चैप्टर दैट इज इंडिगो। The story is an excerpt। आप सबसे पहले जो इंडिगो है ये क्या है, इसको एक्सकर्प्ट किया गया है। एक्सकर्प्ट का मतलब क्या होता है, एक बड़े से पीस ऑफ राइटिंग में से जब उसको थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो जो छोटा सा पीस वो कंप्लीट साउंड करता है, हम उसको एक एक्सकर्प्ट बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, गांधी जी की ही बुक से, जिसका टाइटल था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ बताया गया है। ये उस चैप्टर में से इसको लिया गया है। The book has been reviewed as one of the best books which is written by Times Educational Supplement। और ये बुक को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। किसने दिया था, जिसको लिखा था इस बुक को, दैट इज बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइटल ऑफ द बुक, टाइटल ऑफ द चैप्टर दैट इज इंडिगो। अब हम समझते हैं कि थीम क्या है इस चैप्टर की, व्हाट इज द मेन आइडिया अराउंड विच द एंटायर स्टोरी इज रिवॉल्विंग। ऐसे क्या प्राइमरी कंसर्न है जिसके आसपास ये पूरा चैप्टर इंडिगो रिवॉल्व कर रहा है। सो दैट इज इन द चैप्टर इंडिगो द मेन थीम कवर्ड बाय द ऑथर इज दैट How an effective leadership can overcome any problem। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा इस चैप्टर में कि एक इफेक्टिव लीडरशिप, अब गांधी जी वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हिज लीडरशिप स्किल्स, फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट, अहिंसकवादी थे वो मार काट में बिलीव नहीं करते थे। उनकी हमेशा अप्रोच थी कि कोई भी चीज़ है उसको हम प्यार मोहब्बत से सॉर्ट आउट कर ले, और वो हमेशा इसी चीज़ को प्रीच करते थे, इसी चीज़ को चैंट करते थे और लोगों को इसी के बारे में प्रोवोक करते थे। सो और यहाँ पर क्या पता चला है अबाउट द इफेक्टिव लीडरशिप, कि उनकी जो इतनी इफेक्टिव लीडरशिप थी जिसमें उन्होंने इनको एक वेपन तक नहीं उठाना पड़ता और उनकी सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो ये कैसे होता है, उनकी इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से ऐसा होता है विच कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी वो आसानी से ओवरकम कर पाते थे। द चैप्टर टेल्स अस अबाउट द लीडरशिप विच इज शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ओप्रेस्ड पीपल। अभी ओप्रेस्ड पीपल जिनको बहुत डोमिनेट किया गया है, जिनको दबाया गया है, वो ओप्रेस्ड जो पीपल हैं वो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बात हो रही है शेयर क्रॉपर्स की जो चंपारण की है।
तो चंपारण क्या है? चंपारण इट इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज सिचुएटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। और शेयर क्रॉपर्स यहाँ पे कौन है? शेयर क्रॉपर्स उन फार्मर्स को या फिर उन किसानों को बोला गया है जो किसी और के लैंड पर, अब किसके लैंड पर? जो उस लैंड के ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स बोल सकते हो, या फिर जो जमींदार होते हैं जिनके एक्चुअली वो लैंड्स होते हैं, उन पर ये लोग फार्मिंग करते हैं एज अ टेनेंट बन के, एज ए किराएदार बन के, और इन रिटर्न में उन लैंड ओनर्स को ये लोग क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। तो यहां पर उनको शेयर क्रॉपर्स रेफर किया गया है। तो अब उनके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, कुछ ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन बन रही थी, तो उनके साथ फेयर करने के लिए, उनके साथ जस्टिस, उनको जस्टिस दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने ये कैंपेन शुरू करा था। थ्रू नॉन वायलेंस एंड नेगोशिएशन। अभी कैसे कर पाए थे इस चीज़ में, कैसे सक्सीड हो पाए थे? थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा को ध्यान में रखते हुए, और नेगोशिएशन में उनकी काफ़ी अच्छी स्किल्स है। बिकॉज बीइंग अ गुड लीडर, एक लीडर की क्या अच्छी क्वालिटी होती है कि वो अपनी टीम के साथ चले, टीम को ले करके चले, उनके फेवर में बात करे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। तो वो बहुत इफेक्टिव एक लीडर थे। अपनी बात को उनको अपनी बात को मनवाना भी आता था, और अपनी बात को मनवाते कैसे थे? बहुत ही प्यार वाले रास्ते से। वो बिल्कुल लड़ने में या मारने में, ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। और यहाँ पे हमें नेगोशिएशन के बारे में भी पता चलेगा जब हम देखेंगे यहाँ पर आगे फर्दर पढ़ेंगे समरी में। तो ब्रिटिशर्स अग्री हुए थे कि जो रेंट लेते थे उनसे, उसमें 50% उनको पे करेंगे। तो वो नेगोशिएट हुआ था 25% पे आके। तो वो जो नेगोशिएशन की जो स्किल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर पता चली थी महात्मा गांधी जी की। तो ये चैप्टर इट इज ऑल अबाउट द अनजस्टिस दैट वाज हैपनिंग विद द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। उनको फेयर दिलाने के लिए, उनको जस्ट दिलाने के लिए, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए महात्मा गांधी जी टुक एन इनिशिएटिव और उन्होंने एक कैंपेन शुरू करा जिसमें उन्होंने वहाँ के लॉयर्स की हेल्प ली। लोकल लॉयर्स नहीं थे, आसपास के भी लॉयर्स की हेल्प ली, और जिसकी भी उनको हेल्प लेनी पड़ी उन्होंने उन सब की हेल्प ली। और उसकी वजह से फाइनली ही गॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन। और फाइनली जब हम एंड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो शेयर क्रॉपर्स थे वो उसी लैंड के लैंडलॉर्ड्स बन गए, और जो ब्रिटिशर्स थे, गांधी जी ने उनको अपने नॉन वायलेंस से अपने आगे झुकाया और उनको फोर्स करा। ऐसी सिचुएशन बनी कि ब्रिटिशर्स को वो लैंड्स को छोड़ के जाना पड़ा, और फाइनली जो शेयर क्रॉपर्स थे वो लैंडलॉर्ड्स बन गए। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी पेट्रियोटिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज इंडिगो। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। पहले हम बहुत ही प्रिसाइज इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर का, और फिर समरी से स्टार्ट करेंगे। सो इन द चैप्टर इंडिगो द ऑथर डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी फॉर द पुअर पेजेंट्स। अब पेजेंट्स किसको बोला गया? पुअर किसानों को बोला गया है, ऑफ चंपारण की, who had to share their crops with the British planters। उनको किसके साथ अपने क्रॉप्स को शेयर करना पड़ा? जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज लोग जिनके लैंड्स थे, बिकॉज वो शुरू से रिच थे, उन्होंने लैंड्स को प्रोक्योर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। और अब क्या करते थे? वो वहाँ के लोकल जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, उनको हायर करते थे और उनको बोलते थे कि हमारे लैंड्स पे काम करो। और तुम कैसे काम करोगे? एज अ टेनेंट। हम उस लैंड के ओनर हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, और तुम यहाँ पे टेनेंट बन के काम करोगे। टेनेंट मतलब तुम्हें किराएदार बन के काम करोगे, जिसका तुम हमें रेंट पे करोगे। हमारे लैंड पे काम करने का रेंट पे करोगे, और रेंट पे में क्या होगा? 15% जो इंडिगो क्रॉप आप जिसकी फार्मिंग करोगे उसका 15% आप हमें एज अ रेंट दोगे। तो ये एग्जैक्टली चीज थी। दिस मेड देयर लाइफ मिजरेबल एज दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स अग्रीमेंट। और ये चीज से उनकी जो लाइफ थी बहुत ही मिजरेबल होगी, बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही पुअर हो गई। क्यों? बिकॉज उनको फॉलो करना पड़ता था मजबूरी में। उनको ब्रिटिशर्स जो कि लैंडलॉर्ड्स थे उनके अग्रीमेंट की उनको फॉलो करना पड़ता था, अग्रीमेंट का पालन करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल तरीके से लीड होती थी।
अब हम स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ आवर चैप्टर दैट इज इंडिगो। तो इसको सबसे पहले लिखा किसने है, हम बार बार अभी पढ़ते तो ऑथर सेज दैट, और ऑथर ने ऐसा बोला, ऑथर इज ल्यूई फिशर। तो ल्यूई फिशर ने ये चैप्टर लिखा है। ही मेट गांधी जी इन 1942। वो गांधी जी से कब मिले थे, 1942 में मिले थे, एट हिज आश्रम। उनका आश्रम कहाँ पर है, सेवाग्राम में, दैट इज अहमदाबाद में। गांधी जी टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और गांधी जी ने उनको बताया, जब उन्होंने लुई फिशर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा उनके बारे में, बिकॉज ही वाज राइटिंग अ बुक ऑन महात्मा गांधी जी। तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो गांधी जी ने उनको सारी चीजें बताई एंड ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कैसे इस चीज की पहल करी, कैसे शुरुआत करी कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकाला जाए। बिकॉज क्या हो रहा था, अगर वो ये इनिशिएटिव नहीं लेते तो ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करते और इंडिया का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता और इंडिया एक ब्रिटिशर कंट्री बन जाती। और गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो अपनी मदर इंडिया को एज अ मदर कंसिडर करते थे और वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई आउटसाइडर आए और उन पर रूल करे, उनको बताए कि आपको ऐसा करना। अब वो किसी के ऑर्डर्स भी नहीं लेना चाहते थे, स्पेसिफिकली जो नॉन इंडियंस होते थे। तो ये चीज उनको कहीं ईगो को भी हर्ट करती थी और ये चीज उनको, ये जो फीलिंग थी मदरहुड की, जो फीलिंग थी पेट्रियोटिज्म की, ये उनको अलाउ नहीं करती थी उनकी बातें मानने के लिए। और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अगर ऐसा होता रहा तो डे इज नॉट फार कि जब हम भी एंस्लेव्ड हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ऑफ सेटिंग इंडिया फ्री एंड departing Britishers from our home country, that is India. So Gandhiji told him how he initiated the departure of the British from India. He recalled that in 1917 at the request. अब देखो ये मिले कब थे, कंफ्यूज मत होना, मेक ईयर्स वेरी क्लियर। मिले कब थे, यहाँ पर 1942 में मिले थे। लुई फिशर गांधी जी से कब मिले थे, 1942 में, पूछने के लिए कि आपने क्या किया, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे आपके। तो गांधी जी ने उनको बताया कि ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया और उन्होंने रिकॉल करा कि 1917 की बात है। फ्लैशबैक में चीजें जा रही हैं और वो सीक्वेंस हमें चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कब कि अब यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है, जो फ्लैशबैक में वो बता रहे जो चीजें हो चुकी हैं। So in year 1917, he recalled that in the year 1917 at the request of राजकुमार शुक्ला। अब ये राजकुमार शुक्ला कौन थे, तो एक शेयर क्रॉपर थे चंपारण के, जिनने ऐसा सोचा कि मुझे गांधी जी की हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज गांधी जी काफ़ी सोशलिस्ट थे उस टाइम पे और बहुत ही इनिशिएटिव्स लेते थे लोगों की हेल्प के लिए, इररिस्पेक्टिव वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर के क्यों ना बिलोंग करते हो। तो राजकुमार शुक्ला ने सोचा इन फेवर ऑफ द एंटायर शेयर क्रॉपर्स कम्युनिटी कि हम गांधी जी से बात करते हैं और वो हमारी शायद कुछ हेल्प कर पाएंगे और हम इस अग्रीमेंट से, जो ब्रिटिशर्स का जो एग्रीमेंट था, हम उससे फ्री हो सके और हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए। सो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वो पहली बार मिले थे, किनसे, गांधी जी से मिले थे इन ईयर 1971 और यही वो रिकॉल कर रहे हैं गांधी जी। और अब किसको बता रहे हैं, ल्यूई फिशर को बता रहे हैं। सो ही रिकॉल दैट इन 1917 एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, he visited the place। अब बहुत ही इंसिस्ट करा। अब अच्छा, ये जो दिख रहा है कि एक बार रिक्वेस्ट करा गए, ऐसा नहीं था। राजकुमार शुक्ला ने मल्टीपल रिक्वेस्ट करी गांधी जी को और उस समय गांधी जी थोड़े से ऑक्यूपाइड थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो तब गांधी जी ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम ऑल ऑक्यूपाइड, हम नेक्स्ट अब कभी और प्लान करते हैं। फिर राजकुमार शुक्ला ने उस चीज़ को गिव अप नहीं करा, वो उनको सारी जगह फॉलो करते गए जहाँ भी गांधी जी जाते थे स्पीचेस के लिए या कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए। तो ये डेडिकेशन, ये डेस्परेशन जब उन्होंने देखा गांधी जी ने कि राजकुमार शुक्ला तो हर जगह मुझे फॉलो करता है, सारी जगह मेरे साथ आता है, तो उन्होंने उनको बताया कि मेरी जो नेक्स्ट वाली जो मीटिंग है वो कैलकाटा में है, तुम मुझे वहीं पर मिलना और वहाँ से मुझे अपने साथ चंपारण लेके चलना। तो दिस वॉज एग्जैक्टली जिसके बीच की मिसिंग है, बिकॉज हम समराइज कर रहे हैं चीज़ों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कम से
से कम समय में हमें इंटायर पिक्चर को क्लियर करना है. So I even narrated the missing part. He recalled that in 1970 at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place. वो कहाँ पे उन्होंने विजिट करा? फाइनली चंपारण में वो रेडी हो गए कि आप चंपारण चलो, मेरे साथ चलो, और वो दोनों ट्रेन में बैठ के चंपारण आ जाते हैं. गांधी जी had gone to Lucknow to attend the yearly meeting of the Indian National Congress in the year 1916. और 1916 की बात है, ये गए कब? 1917 में चंपारण गए. 1916 की बात है, गांधी जी had gone to लखनऊ गए थे क्या अटेंड करने के लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो 1916 में थी, तो वो अटेंड करने के लिए गए थे. शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू टेक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयरक्रॉपर्स. अब यहाँ पे क्या बोला शुक्ला ने? राजकुमार शुक्ला जी ने बोला कि ही हैड कम ऑल द वे, वो सिर्फ चंपारण से आए हैं. मतलब राजकुमार शुक्ला ने ऐसा बोला कि मैं सिर्फ चंपारण से आया हूँ सर आपकी हेल्प लेने के लिए, बिकॉज हमारी कंडीशन बहुत ही पुअर है और हम लोग अकेले अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते. हमें कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि जिसके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी लीडरशिप काफ़ी इफेक्टिव हो, जिसकी मदद से हम इस अग्रीमेंट से शायद थोड़े से फ्री हो पाए. सो शुक्ला told him that he had come from Champaran to take his help in order to safeguard the interests of the sharecropper. क्या बताया कि हम क्यों आए हैं? In order to safeguard the interest of the sharecroppers. तो sharecroppers की जो इच्छाएं थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ. Gandhiji told him that he was occupied, so Shukla accompanied him to various places. अब ये जो बीच की स्टोरी थी, it is something like this. गांधी जी ने उनको बोला कि वो बहुत ऑक्यूपाइड हैं, तो शुक्ला ने राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको सारी जगह फॉलो करा जहाँ जहाँ पर भी गांधी जी जाते थे. accompanied him to various places till he consented to visit चंपारण. जहाँ जहाँ भी गांधी जी गए मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, स्पीच के लिए, उनको सारी जगह फॉलो करा. तब तक फॉलो करा जब तक गांधी जी ने उनको कंसेंट नहीं दिया, उनको अप्रूवल नहीं दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलता हूँ. तब तक उनको हर जगह पर प्लेस्ड डिफरेंट प्लेसेस, वेरियस प्लेसेस पे उनको फॉलो करते गए. हिज रिजिड डिसीजन का मतलब क्या होता है? बहुत ही फिक्स्ड, बहुत ही फर्म, जो टस से मस नहीं होने वाला, जो बिल्कुल हिलने नहीं वाला. सो इज वेरी फर्म और वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन. ये कौन है हिज? यहाँ पे हिज की बात हो रही है राजेंद्र प्रसाद की. राजेंद्र प्रसाद रिजिड डिसीजन इम्प्रेस्ड गांधी जी, और इससे वो काफ़ी खुश हो गए, काफ़ी इम्प्रेस हो गए वो राजेंद्र प्रसाद से. और यहाँ पे ही कौन है? गांधी जी ने प्रॉमिस करा दैट ही वुड विजिट कैलकाटा एट अ पर्टिकुलर डेट एंड देन शुक्ला कुड कम एंड टेक हिम अलोंग टू चंपारण. और उन्होंने बताया मैं XYZ डेट पर मैं कैलकाटा में जाऊँगा, मेरी कुछ मीटिंग है, और तुम मुझे वहाँ पर उस दिन उतने बजे मुझे वहाँ पर मिलना और अपने साथ मुझे चंपारण लेके चलना. सो and take him along to Champaran. Shukla met him at Calcutta and they both took a train to Patna. और वहाँ पर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी से मिले और उनके साथ उन्होंने ट्रेन बोर्ड करी और ट्रेन से आकर वो कैलकाटा से ट्रेन ली और पटना आ गए. पटना कहाँ पर? जहाँ पे पटना का एक पार्ट है, दैट इज चंपारण. गांधी जी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस. अब कहाँ पे गए? गांधी जी वेंट टू लॉयर के बाद जितने भी वहाँ के चंपारण एरिया के जितने भी लॉयर्स थे तो वो लॉयर्स के पास भी गए. सो ही वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम. और इन ऑर्डर टू टेक होल्ड ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन ही रीच्ड मुजफ्फरपुर. और उन्होंने गांधी जी ने ऐसा सोचा कि वहाँ मुझे अगर इस मैटर को डीपली स्टडी करना है, इसका एनालिसिस करना है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, इसको कैसे अप्रूट किया जा सकता है, क्या इसमें कुछ इस एग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं या हम नेगोशिएट करके आएँ, क्या सारी चीज़ें. तो इनका डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने पहले उस केस का एनालिसिस करा और लॉफुल चाहते थे कि मुझे कुछ सपोर्ट मिले. तो
तो इसकी वजह से उन्होंने लॉयर्स को, जो आसपास के चंपारण या उसके आसपास की जगहों में जितने भी लॉयर्स थे जो ऑलरेडी पहले केस लड़ चुके थे इन फेवर ऑफ शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने उनकी हेल्प लेने के लिए सोचा, बिकॉज ये वो लोग हैं जो शेयर क्रॉपर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके बेनिफिट के लिए, उनके राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया, उन्होंने लॉ में उनका केस प्रेजेंट किया, तो शायद ये लोग मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं. सो ही मेट द लॉयर. In order to take hold of complete knowledge of the situation, he reached Muzaffarpur on 15th April 1917. और इस केस के बारे में सारी चीज़ों को समझने के लिए वो फाइनली मुजफ्फरपुर पहुँचे. कब पहुँचे? 15th April 1917 को. He was welcomed by Professor J.B. कृपलानी. और उनको किसने वेलकम करा? J.B. कृपलानी, जो कि आर्ट्स के प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में. उन्होंने उनका वेलकम करा और उनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब ने गांधी जी का होल हार्टेडली वेलकम करा. Gandhiji was surprised to see the immense support for an advocate of होम रूल लाइक हिम. अब गांधी जी को बहुत अच्छा लगा कि इतना वार्म वेलकम उनको मिला है. सो गांधी जी वाज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट, इतने ज़्यादा जो सपोर्ट दी थी एडवोकेट के लिए ऑफ होम रूल लाइक हिम. ही ऑल्सो मेट सम लॉयर्स हु वर ऑलरेडी हैंडलिंग केसेस ऑफ शेयर क्रॉपर्स. और वो कुछ और लॉयर से भी, एडिशनली राजेंद्र प्रसाद, वो कुछ और लॉयर से भी मिले जिन्होंने इस केस के लिए ऑलरेडी शेयर क्रॉपर्स के फेवर के लिए ऑलरेडी लड़ चुके थे और उनके केस के लिए उन्होंने फाइट करा. तो उनको लगा ये कुछ ऐसे टारगेट पीपल हैं कि जिनकी हेल्प से मैं शायद इन शेयर क्रॉपर्स की काफ़ी मदद कर सकता हूँ, तो इन्होंने उनकी हेल्प भी ली. नाउ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो पूरा इंडिगो जो स्टार्ट हुआ, ये पूरा इस एग्रीमेंट पे रिलाई करता है. अब ये क्या था एग्रीमेंट, उसको हम जल्दी से पढ़ते हैं. सो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द पेजेंट्स लैंड होल्डिंग, 15% ऑफ द पेजेंट्स लैंड होल्डिंग वॉज टू बी रिजर्व्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. अब जितना भी वो लैंड कल्टिवेट करते हैं उसका जो 15% का जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना लैंड कल्टिवेट कर रहे हैं, तो अगर हम इसका 1% से ये हाफ हो गया, हाफ 25, तो अगर हम ऐसा बोले कुछ इतना 15%, तो ये जो 15% है कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रिटिशर्स ने एग्रीमेंट करा था, लैंडलॉर्ड्स जो एग्रीमेंट बना था शेयर क्रॉपर्स के साथ, वो ये बोलता है कि 15% ऑफ द पेजेंट्स लैंड होल्डिंग, कि किसान की जो पेजेंट की जो लैंड होल्डिंग है, जितना भी लैंड आपके पास, इतना हो या इतना हो या इतना हो, उसका 15% वॉज टू बी रिजर्व्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, कि आपको उसका 15% तो रिजर्व करना ही होगा इंडिगो के कल्टिवेशन के लिए. The crop of which was given to the landlord as a rent. और वो जो crop था जिसका हम किसको देंगे, ये जो 15% हम इंडिगो ग्रो कर रहे हैं, जो पुअर पेजेंट्स ग्रो कर रहे थे 15%, मतलब लैंड के 15% पोर्शन पे they were compelled to cultivate what इंडिगो. और वो जो 15% इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो एज अ रेंट उनको पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को या लैंडलॉर्ड्स को. दिस सिस्टम वॉज वेरी ऑप्रेसिव. और ये जो सिस्टम था ये उनको बहुत ही ऑप्रेस कर रहा था, उनको और ज़्यादा दबा रहा था, बिकॉज दे वॉज ऑलरेडी पुअर, दे वर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ, और ये चीज़ें और उनको ऑप्रेस कर रही थी. गांधी जी वॉन्टेड टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, और इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि मेरे देश के जो किसान हैं, जो जिनसे मेन पूरी कंट्री चलती है, दे आर द पीपल हु प्रोवाइड द फूड टू द एंटायर नेशन. और उनके साथ इतनी जो पुअर कंडीशन हो रही है, तो ये सोच के उन्होंने, गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया कि मुझे इनके हक के लिए लड़ना ही होगा. गांधी जी wanted to help the sharecroppers, so he visited the British Landlord Association. तो वो कहाँ गए? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में गए, बट ही was not given any information because he was an outsider. और ये चीज़ तो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करी. क्या
जब वो गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, वहाँ पे क्यों गए होंगे उन्होंने, इसीलिए जाने का सोचा बिकॉज वहाँ पर हो सकता है कि उनको अग्रीमेंट के बारे में क्लियर पिक्चर समझ में आए, और ऐसा क्यों किया जाता है उनको वो रीज़न पता चले ताकि वो अकॉर्डिंगली आगे की बात कर सके। तो जब वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए, वो था किसका, ब्रिटिशर्स का था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, रीज़न बीइंग कि वो आउटसाइडर थे। अब इस चीज़ पे गांधी जी को बहुत बुरा लगा। वो इंडिया में रहते हुए इंडियन अपनी मदर कंट्री को मदर मानते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, और जब उनको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया गया और ये बोल के कि यू आर एन आउटसाइडर, तो ये चीज़ उनको बहुत ही प्रोवोक कर गई कि हाउ कम कि वो बाहर के आए लोग, ब्रिटिशर्स जो हमारी कंट्री के नहीं, वो आए और हमें अपने रूल्स एग्रीमेंट्स बताते हैं और हमें बोलते हैं कि उनको फॉलो करो और उसके लिए थोड़ा सा आपको पे कर देंगे और आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन हम पे ही रूल कर रहे हैं और हमें बोलते हैं कि तुम आउटसाइडर हो। तो ये चीज उनको बहुत बुरी लगी। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन हु थ्रेटन गांधी एंड आस्क हिम टू लीव तिरहुत। और फिर उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर शांत नहीं हुए, वो इतनी बात को सुनकर खत्म नहीं करी उन्होंने चीजें। अब उन्होंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, आई हैव टू स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ द शेयरक्रॉपर्स। और अब वो कहाँ पे गए, अब वो कमिश्नर के पास गए। कहाँ के, ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन हु थ्रेटन गांधी जी। और वो जो कमिश्नर थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे, उन्होंने थ्रेटन करा गांधी जी को कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ही डोमिनेटिंग रूल वाले लोग हैं, ये अगर तुम इनसे लड़ोगे तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हो सकता है तुम लोगों को सबको मार वार दे, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ और आप बैक स्टेप ले लो। तो उन्होंने थ्रेटन किया गांधी जी को और बोला कि तुम तिरहुत छोड़ के यहाँ से चले जाओ, इनके लिए फाइट मत करो, इनके हक के लिए मत लड़ाई करो, ये जैसे इनको ऐसी कंडीशंस को चलने दो। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतिहारी। अब वापस जाने, तिरहुत से रिटर्न नहीं करा उन्होंने, और रिटर्न करने के बजाय वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए। हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर उन्होंने सारी, अब ये जो सारी जगहें हैं, जैसे अभी तिरहुत बोला, मोतिहारी बोला, तो सारी ये जो बिहार पटना में जितनी भी सारी जगहें हैं, ये उन सब के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके हम नाम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ ना जाके अब वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए। Here गांधी जी started gathering complete information about the इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर उन्होंने इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको उन्होंने गेन करना शुरू कर दिया, पूरी इंफॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करनी शुरू कर दी। He was accompanied by many lawyers। और उनको यहाँ पे सिर्फ, अब गांधी जी सिर्फ अकेले नहीं थे, अब इस फाइट में, इस मिशन में उनके साथ साथ सारे लॉयर्स भी थे। One day, as he was on his way to meet a peasant who was maltreated by the indigo planters, he was stopped by the police superintendent's messenger who served him a notice asking him to leave. Gandhi ji received the notice but disobeyed the order. A case was filed against him. अब यहाँ पर क्या होता है, अब सिचुएशन इतनी पैथेटिक हो जाती है गांधी जी के साथ कि जब वो इधर से उधर जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक लेवल से दूसरी लेवल के लोगों से बात कर रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी के सामने ऐसी सिचुएशन आ गई जब उनको बिहाइंड द बार्स जाना पड़ा। बट जाना पड़ा क्या, वो गए या क्या हुआ, लेट्स ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल। सो वन डे एज ही वाज ऑन हिज वे टू मीट अ पेजेंट। अब एक दिन जब वो जा रहे थे एक पेजेंट से मिलने के लिए, जिसको बहुत ही, जिस पर्टिकुलर पेजेंट के साथ बहुत ही माल ट्रीट करा, बहुत ही बुरे तरीके से उस पेजेंट को ट्रीट करा, जब गांधी जी पर्सनली उससे मिलने जा रहे थे, हु वाज मालट्रीटेड, किसने मालट्रीट करा, इंडिगो प्लांटर्स ने। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने एक पेजेंट को, एक पुअर फार्मर को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करा। और जैसे ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी उनसे बात करने के लिए जा ही रहे थे, रास्ते में ही वाज स्टॉप्ड बाय द, और पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ मैसेंजर जो होते हैं, उन्होंने वहां पर उनको रोक दिया और सर्व्ड हिम अ नोटिस, और उनको एक नोटिस पकड़ा दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, आस्क्ड हिम टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस ऑल टुगेदर। गांधी जी ने उस लेटर, उस नोटिस को रिसीव तो करा, लेकिन उसको डिनाई कर दिया कि मैं इस बात को नहीं मानने वाला कि मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊं। मैं जिस मिशन के लिए आया था, अगर मैं उसको कंप्लीट, जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सो गांधी जी रिसीव द नोटिस बट ही डिसओबेड
टू फॉलो द ऑर्डर। और जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस नोटिस में जो भी दिया है सर्व करने के लिए मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, जब उसको डिसओबे कर देते हैं तो उनके अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया जाता है, बिकॉज द नोटिस वाज गिवन बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने दिया था। बट सुपरिटेंडेंट ने अगर कोई मैसेज दिया है लाइक कंसिडर टू बी द टॉप अथॉरिटी, तो उनकी बात को टाल नहीं सकते, वो भी इन अ रिटन फॉर्मेट में था। तो जब उस नोटिस को वो डिसओबे कर देते हैं और उसके अगेंस्ट फिर भी वो उनके लिए फाइट करने लग जाते हैं, तो वहां पर उनके अगेंस्ट एक केस फाइल होता है जहां पर उनको अब जेल जाना होता है। सो लेट्स सी what happens further. Many lawyers came to advise him, but when he stressed, बहुत सारे lawyers आए उनको एडवाइस करने के लिए कि सर कैसा किया जाए, समझ नहीं आ रहा, या तो आप बैक स्टेप ले लीजिए और हम सब अपनी अपनी जगह पर चले जाते, लेट दे सफ़र, या ऐसा क्या किया जाए, हम अगर इनिशिएटिव लें तो कैसे लेंगे अगर आपको जेल हो जाएगी। तो दे वर टॉकिंग, ये सारी चीज़ें चल रही थी, लॉयर से वो डिसीजंस ले रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइज हिम, बट व्हेन ही स्ट्रेस, जब गांधी जी ने स्ट्रेस किया बात पर, they all joined his struggle. एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था, गांधी जी ने जब लॉयर्स को बुलाया, बिकॉज लॉयर्स अब उनके सपोर्ट में थे, उनको उनके सपोर्ट बन के उनके साथ सारी जगह जाते थे जहाँ जहाँ पर भी नीड होती थी। तो अब जब गांधी जी ने सब लॉयर्स को बुलाया और उनकी एडवाइस मांगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होने वाला है कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो गया है और हो सकता है मुझे कल जेल जाना पड़े, तो अगर मैं जेल चला जाऊँ तो तुम लोग क्या करोगे, लॉयर्स को बोलते हैं, बिकॉज मैं तो चला जाऊँगा तो फिर इन चीज़ों का क्या होगा। तो लॉयर्स बोलते हैं सर अगर आप ही चले जाएंगे जिनकी वजह से, जिनको हम फॉलो कर रहे थे, तो हमारा भी कोई सेंस नहीं रहने का, हम भी बैक टू आवर प्लेसेस चले जाएंगे और चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। बट गांधी जी ने जब उनको स्ट्रेस करा, जब उन पे एम्फसाइज करा कि यू बीइंग द पीपल ऑफ दैट प्लेस, तुम तो चंपारण के आसपास या उसी जगह पे रहने वाले लोग हो, तुम ही अगर अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो ये ब्रिटिशर्स तो हम पे रूल करने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने देना। अगर मैं जेल में जाऊंगा तो तुम मेरे सपोर्ट के लिए खड़े रहना और ऐसा बोलना कि इट वाज लाइक इन अ पेयर, दो दो के फॉर्म में तुम लोग आना और बोलना कि हमें भी अरेस्ट कर लो। तो इससे क्या होगा, सपोर्ट दिखेगी, और जब सपोर्ट दिखेगी या तो मुझे फ्री कर देंगे या मेजॉरिटी में वो हमें ब्रिटिशर्स के ऊपर भारी होना पड़ेगा। सो ये ऐसी कोई चीज हुई थी। दे ऑल जॉइंड हिज स्ट्रगल एंड इवन कंसेंट दिया किस चीज के लिए, टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पेजेंट्स। तो फाइनली लॉयर सारे मान गए और वो जेल जाने के लिए भी तैयार हो गए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स। सो जिस दिन ट्रायल होना था, जिस दिन गांधी जी को जेल में जाना था, उस दिन सारे जितने भी लॉयर्स थे, और नॉट ओनली लॉयर्स, जितने भी पुअर पेजेंट्स थे, वो सारे गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि गांधी जी अकेले जेल नहीं जाएंगे, हम सब इनके साथ जाएंगे। तो टू शो यूनिटी, और यूनिटी इज ऑलवेज स्ट्रेंथ, ऐसा गांधी जी का बिलीफ था। सो ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट। इट बिकेम impossible to handle them, और उनको हैंडल करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया, बिकॉज एक गांधी जी, उनके साथ कितने सारे लॉयर्स थे और कितने सारे पुअर पेजेंट्स थे। जस्ट इमेजिन कि वो 3 लेयर कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई होगी। सो गांधी जी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड। अब गांधी जी इतने अच्छे थे, 2 लोग उनको सपोर्ट करने आए थे और गांधी जी को मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो उनके अगेंस्ट था, गांधी जी को जेल में पुट कर रहे थे। बट गांधी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने जितने भी साथ के लोग थे, पूरा जो क्राउड था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। गांधी जी gave a statement that he was not a law breaker, और गांधी जी ने बोला कि I'm not a law breaker but he disobeyed so that he could help the poor peasants। गांधी जी ने क्लियरली बोला कि मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी लॉज बने हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, और मैं भी उनमें से एक हूँ, ये चीज़ें मुझ पर भी लागू होती, तो मैं लॉ ब्रेक करना कभी भी नहीं चाहता। और इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला जब वो अपने
ही क्राउड को, जो उनकी सपोर्ट के लिए आया था, उनको कंट्रोल कर रहे थे, डांट रहे थे, शांत रहो, अच्छे से खड़े रहो, अभी कुछ मत करना, दूर रहो, उनको भी कंट्रोल कर रहे थे और अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि आई एम नॉट अ लॉ ब्रेकर्स। जो नोटिस आया था उनके पास, उन नोटिस को डिसओबे करा, तो उस पर वो कह रहे थे कि आई एम नॉट अ लॉ ब्रेकर, मैं सिर्फ इतनी सी बात चाहता हूँ कि पुअर पेजेंट्स, जो पीड़ित पेजेंट्स हैं जिनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं उनके प्रॉब्लम्स को कम करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि उन प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाल दिया जाए और कोई बाहर का इंसान इन पर रूल ना करे। इस अग्रीमेंट से मेजरली इनको मैं फ्री कराना चाहता हूँ। ही वॉज ग्रांटेड बेल, और उनको क्या बेल मिल गई कि बेल क्या होता है एग्जैक्टली, जब हम कोई जेल में होता है तो हम उसको अगर पैसे देके उसको फ्री करा सकते हैं, कुछ समय के लिए छुड़वा लेते हैं। सो ही वॉज ग्रांटेड बेल, उनको बेल दे दी गई, और लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वॉज ड्रॉप्ड, और बाद में क्या हुआ, ये जो केस था उनके अगेंस्ट जेल जाने का, उसको ड्रॉप कर दिया गया कि अब हम गांधी जी को जेल में नहीं डालेंगे। गांधी जी एंड हिज एसोसिएट्स started gathering all sorts of information related to the Indigo contract and its misuse। अब गांधी जी और उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, जितने भी एसोसिएट, जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग थे इस मिशन में, जितने भी लोग उनसे जुड़ गए थे, वो सब क्या कर रहे थे, दे स्टार्टेड गैदरिंग, इकट्ठा करना शुरू कर दिया किन चीज़ों को, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए अगर उनको, किससे रिलेटेड, इस अग्रीमेंट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाए वो उनको कलेक्ट करने में जुड़ गए कि कहाँ से किसी को थोड़ी सी मिल रही है, किसी को कहीं से मिल रही है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के जो मिसयूज हो रहे थे वो उनकी इंफॉर्मेशन को भी गैदर करने में लग गए। लेटर बाद में क्या हुआ, अ कमीशन वॉज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर, और बाद में कमीशन बना दी गई प्रॉपरली जो इस मैटर में देखेगी कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही, क्या एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके मिसयूज क्या हो रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें लॉ, और किस चीजों को डिसओबे किया जा रहा है। सो एक कमीशन बना दी गई थी। After the inquiry was conducted, the planters were found guilty and were asked to pay back to the peasants। और फाइनली क्या हुआ, जब इंक्वायरी करी गई, जब वो कमीशन बन गई जो इस चीज़ को रेगुलेट करेगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसका मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है, ज़रा इस चीज़ों की पूरी जांच पड़ताल करो, इन चीज़ों का पूरा पता लगाओ, एनालिसिस करो। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, आफ्टर द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड, जब गांधी जी ने बहुत सारी इंक्वायरी करी कि ऐसा क्यों नहीं, फिर इसमें मिसयूज में क्या करा, फिर उनका कितना शेयर है और ये रूल क्यों है, जब पूरी उन्होंने इंक्वायरी करी, सो द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी। तो पता चला कि जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी कहीं ना कहीं गलती पकड़ में आ गई, एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पेजेंट्स, और उनको बोला गया कि जितना भी आपने उनसे एज अ रेंट लिया है वो उनको पे किया जाए। एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल, दे ऑफर्ड टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट। अब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिफ्यूजल होगा, कि मना कर दिया जाएगा, वो लोग हमें कुछ भी पे नहीं करेंगे, बट क्या हुआ, दे ऑफर्ड टू पे ओनली 25% ऑफ द अमाउंट, कि जितना भी अमाउंट हमने इनसे लिया है हम उसका सिर्फ 25% देंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, इनको हम नहीं देंगे। गांधी जी एक्सेप्टेड दिस टू, गांधी जी ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो तुम 25% दोगे, दो तो सही, कुछ तो दो। सो बिकॉज, ऐसा क्यों एक्सेप्ट करा, ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके लिए मेजर कंसर्न ये नहीं था कि उनको कितना पैसा मिल रहा है, उनको सिर्फ 15% मिल रहा है, 20 या 25 या 30 भी दे देते तो उनके लिए वो मेजर कंसर्न मनी कभी भी नहीं था, रिफंड उनके लिए कंसर्न नहीं था। उनका मेजर कंसर्न क्या था कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो जो उनका जो हक है एग्जैक्टली फ्री फार्मिंग करने का, जहां चाहे जैसे चाहे जिस चीज की चाहे वो खेती कर सकते हैं, और बाहर के लोग आके मेरे ही देश के लोगों को रूल करेंगे और उनको बताएंगे कि उनको क्या करना है। तो ये चीजें उनको अच्छी नहीं लगी। स्पेसिफिकली उनको ब्रिटिश रूल को खत्म करना था, वो ब्रिटिशर्स को अपने आगे झुकाना चाहते थे और अपनी बात को मनवाना चाहते थे, वो भी बहुत प्यार मोहब्बत से जो उन्होंने जस्टिफाई करा। सो इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, इफ यू विल पे जस्ट 25% टू देम,
कि उनको रिटर्न में सिर्फ 25% दोगे? सो अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट था, जो अग्रीमेंट हुआ था लैंडलॉर्ड्स का शेयर क्रॉपर्स के साथ, ये उस अग्रीमेंट से शेयर क्रॉपर्स को फ्री कराना चाहते थे, इसीलिए जो भी मिनिमम अमाउंट भी उनको मिला वो उसके लिए अग्री कर दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ, यहां पर चीजें खत्म नहीं हुई, यहां से ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि शेयर क्रॉपर्स वर सेट फ्री, लेकिन गांधी जी का कंसर्न अभी और चीजों की तरफ चला गया। जब वो पटना की, बिहार की एक जगह से दूसरी डिस्ट्रिक्ट पर ट्रेवल कर रहे थे, मुजफ्फरपुर गए और छोटी छोटी जगह पर और उन्होंने ट्रेवल करा, जब इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे थे रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट था, तो तब उन्होंने वहां की और चीजों को भी ध्यान दिया। जैसे उनको वहां पे पता चला कि जो मिजरेबल कंडीशन है, वहां का पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है बहुत रिस्पॉन्सिबल, वहां पे कोई हाइजीन नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं है प्रॉपर, और किसी हेल्थ फैसिलिटी कोई भी अच्छी नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें भी उनको बहुत नेगेटिव लगने लग गई, जिसके लिए ये मिशन को कंप्लीट करते उन्होंने अपना फोकस इन चीजों की तरफ कर लिया। और क्या करा, ही ओपन 6 स्कूल्स इन चंपारण विलेजेस, उन्होंने 6 स्कूल खोले चंपारण गांव में, एंड वॉलंटियर, और उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स जो सेल्फ उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम भी पढ़ाएंगे यहाँ पर, और गांधी जी हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, हम भी फ्री विल से वो पढ़ाना चाहते थे। तो ऐसे वॉलंटियर्स को हायर करा, जैसे कि महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड हिज, और उनके खुद के संत जो आश्रम में रहते थे, वो सेवाग्राम, उन्होंने वहां से उनको बुला लिया और बोला कि तुम भी इनकी एजुकेशन में डिवोट हो जाओ। And also called his son Devadas, taught to teach them. कस्तूरबाई taught, अब ये कस्तूरबाई कौन है, वाइफ ऑफ गांधी जी, she taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, और उनका मेजर कंसर्न किस चीज की तरफ था, she taught the ashram rules, उन्होंने आश्रम के जो रूल्स थे, वहां पर जो चीजें थी, वो उन्होंने यहाँ पर बताई कि पर्सनल क्लेनलीनेस क्या होता है, हाइजीन क्यों जरूरी है, साफ सफाई के बारे में उन्होंने वहां पर एम्फेसाइज करा, और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में। कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में क्यों बात करी गई, क्योंकि चंपारण का जो सैनिटेशन था, जो ड्रेनेज फैसिलिटी थी, वो बहुत ही पुअर थी, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, और जब हमने इसको डीप में चैप्टर को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो हेल्थ और सैनिटेशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, जो टॉयलेट्स थे वहाँ पर वो प्रॉपर पॉट्स नहीं बने थे, तो वो क्या करते थे, वो डिग करते थे, छोटे छोटे पिट्स बनाते थे, फिर उसमें वो करते थे अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती है, और फिर डिग को क्लोज कर देते। तो गांधी जी ये भी मॉनिटर करते, कुछ 7 मंथ्स के अप्रॉक्स तो वो वहीं पर रहे चंपारण में, और चीज़ों को रेगुलेट और कंट्रोल करते रहे, बट उसके बाद उनको आश्रम भी देखना था, वहाँ पर मूव हो गए, बट वो आश्रम से ही दोनों चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करते थे, मेल्स के थ्रू उन लोगों से कम्युनिकेट करते थे। तो वहाँ पे जहाँ पे वहीं पर रह के, अपने आश्रम में रह के उन्होंने एडवाइस किया कि जो पेट्स हैं उनको फिल कर दिया जाए, नए पेट्स को डिग कर दिया जाए, अदरवाइज बहुत स्टिंगी हो जाएगा और बहुत ही पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी उस जगह में। तो ये इन तरीके से गांधी जी ने सिर्फ आश्रम को ही नहीं देखा, बल्कि चंपारण का भी अपलिफ्टमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करते रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। Later on, with the help of volunteer doctors, he provided medical facilities to the natives of Champaran, thus making their life a bit better. और एंड में उन्होंने क्या करा, वो उन्होंने कुछ volunteer doctors को भी अरेंज करा, ताकि वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए उस मिजरेबल या उन पुअर लोगों को, ताकि वो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो सके, उनका भी हेल्थ केयर प्रॉपर हो सके, इसके लिए उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को हायर करा, वॉलंटियर डॉक्टर्स को, और उनको मेडिकल फैसिलिटीज दी जो वहाँ के लोकल लोग थे, चंपारण के लोकल लोग। जैसे कि यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में चैप्टर में मेंशन किया गया है। पहली चीज़ उन्होंने बोला कि जो वॉलंटियर डॉक्टर्स थे उनको ये 3 चीज़ें रखने के लिए बोला, जैसे कि उन्होंने बोला कि कैस्टर ऑयल होना चाहिए आपके पास, सल्फर होना चाहिए, और एक ऑइंटमेंट के बारे में उन्होंने बताया। ये चीज़ें क्या, क्विनीन के बारे में बताया, राइट। तो ये 3 चीज़ों से क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसे मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो उस टाइम पे बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही होंगी, तो इन चीज़ों से आप उन मेजर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से उनका मेडिकल हेल्थ जो है वो भी प्रॉपर रहेगा, वो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकेंगे। तो ये सोचते हुए और उस
जगह का एक स्टैंडर्ड डेवलप करने के लिए, उनको प्रॉपर लिविंग लाइफस्टाइल देने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए गांधी जी ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, या उनको फ्री करने की ही क्यों बात ना हो। All about the valuable contributions in upbringing the poor status of the poor peasants and the role of Gandhi ji। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। So a peacemaker Andrews। अब peacemaker कौन है? जो चाहते हैं कि शांति प्रिवेल करे, let peace prevail। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ों को शांत रह के ही अच्छे, मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, वॉर लाइक कंडीशंस ना बनाई जाए, बहुत सारे प्रोटेस्ट ना हो, उन चीज़ों को वो अवॉइड करते हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और पीस बनाना चाहते हैं एक कंट्री में। तो एक पीस मेकर थे जिनका नाम था एंड्रयूज। एंड्रयूज क्या करते थे? वो पीस बनाने की कोशिश करते थे और गांधी जी के फॉलोअर थे। वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, बिकॉज वो गांधी जी को बहुत, गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर। अब ये थे ब्रिटिश, एंड्रयूज कौन थे? एक ब्रिटिशर थे। ब्रिटिशर थे, बट वो सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को बिकॉज वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके नॉन वायलेंस एटीट्यूड से वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और इसीलिए बिकॉज उनका कुछ थॉट था वो भी पीस से रिलेटेड था, और इसीलिए वो चाहते थे वॉलंटरली अपनी सर्विसेज देना। कहाँ पर? चंपारण आश्रम में। बट गांधी जी अपने डिसीजन के लिए बहुत ही फर्म थे, बहुत ही रिजिड थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी की आउटसाइडर की सपोर्ट लेके वो इस मोमेंट को फर्दर कंटिन्यू करे। ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? बिकॉज उनकी ऐसी सोच थी कि हम जो ये सारी चीज़ें करें, इट इज़ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हम उनके अगेंस्ट जाके इस मूवमेंट को फाइट कर रहे हैं, तो हम उनकी ही हेल्प लेके हम क्या बताएंगे कि हम अपने आप में पोटेंट नहीं है, वी आर नॉट केपेबल, आप लोग हमें हेल्प करिए, आप में से कोई एक हमें हेल्प करिए और हम आपके अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो वैसा नहीं चाहते थे, और इसके साथ साथ वो अपने पीपल को एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे सेल्फ रिलायंस का। बट गांधी जी रिफ्यूज्ड एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर की बात करना चाह रहे थे वो, सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ताकि वो दूसरों पे डिपेंड ना रहे कि कोई आएगा और उसकी वजह से वो अपने ही हक के लिए फाइट करेंगे। उन्होंने उनको सिखाया कि वी आर केपेबल इनफ और हमें अपने हक के लिए खुद से ही लड़ना पड़ेगा, हमें किसी और की मदद नहीं लेनी चाहिए। गांधी जी टोल्ड द राइटर, अब ये पूरा ये चीज नरेट करके बता रहे, नरेट नहीं सॉरी, ये चीज बता रहे थे गांधी जी को कि क्या क्या चीजें हुई फ्लैशबैक में। तो अब यहाँ पे किसको बता रहे थे? ऑथर को बता रहे थे, राइटर को, लुई फिशर को बता रहे थे। तो अब यहाँ पे फिर से वो फिनिशिंग नोट आ गया है। गांधी जी टोल्ड द राइटर लुई फिशर दैट इट वाज चंपारण's incident that made him think that he didn't need the Britishers' advice while he was his own country। and अब मेन चीज क्या है यहाँ पे, उन्होंने राइटर को, ऑथर को क्या बताया? लुई फिशर को उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये चंपारण के इंसिडेंट से विच मेड हिम थिंक, चंपारण के इंसिडेंट ने उनको सोचने के लिए मजबूर किया दैट इट डिड नॉट नीड द ब्रिटिशर्स एडवाइस। उनको ब्रिटिशर की एडवाइस नहीं चाहिए, उनको किसी आउटसाइडर की एडवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी ऐसा बोल के इंसल्ट बुली किया गया था कि वो एक आउटसाइडर है। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब कोई आउटसाइडर आए, उनको एडवाइस करे और वो उनके एडवाइस को फॉलो करे। तो ये उन्होंने बताया लुई फिशर को जब वो उनकी बातों को नोट डाउन कर रहे थे, दैट द ब्रिटिशर एडवाइस व्हाइल ही वाज हिज ओन कंट्री, व्हाइल ही वाज इन हिज ओन कंट्री, और जब वो अपनी खुद के कंट्री में उनको आउटसाइडर बोला गया तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई दूसरा उनको एडवाइस दे उन्हीं की कंट्री में। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई आउटसाइडर आके मुझे एडवाइस करे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर एंड्रयूज को सपोर्ट करने के लिए चंपारण आश्रम में मना कर दिया, क्लियर रिफ्यूजल दे दिया। और उन्होंने क्या कन्वे करा? मैसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस। और इस चंपारण इंसिडेंट से उन्होंने वहाँ के सारे लोगों को एक एड्रेस किया और मैसेज कन्वे किया कि सेल्फ रिलायंस, आप खुद पे रिलाय करो, खुद पे भरोसा करो, दूसरों पे डिपेंड कभी नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पे दूसरे मीन्स आउटसाइडर, जो कि ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहा है।
और इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में इन्होंने बहुत ही एक मेजर स्टेप लिया कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अभी जो 15% का शेयर बोल रहे थे वो इससे ज़्यादा भी मांग सकते थे और ऐसे करके वो हम पे ऑल टुगेदर रूल कर लेते। तो इंडिपेंडेंस में उनका ये पहला जो इनिशिएटिव था दैट वाज वेरी रिमार्केबल। Now, with these words, we end with the discussion of the entire chapter. अब जल्दी से हम इसको conclude करते हैं. So, to sum up Indigo summary, we learn how Gandhi ji did not merely help in freeing India, but was always working for the betterment of his countrymen from the very start. सो यहाँ पे हमें ये पता चला कि गांधी जी नॉट ओनली मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन सेटिंग इंडिया फ्री बट ऑल्सो कैसे वो किसी पुअर स्टेट का पुअर डिस्ट्रिक्ट का लेवल अपलिफ्ट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने के लिए बेटरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करते, जैसे कि उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनको हेल्थ क्लिनलीनेस के बारे में बताया, हाइजीन के बारे में बताया, सैनिटेशन के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में दैट नॉट ओनली ही हेल्प इन फ्रीइंग इंडिया, इंडिया को फ्री करने में उनका कंट्रीब्यूशन था, बट ऑल्सो शुरुआत से ही वो हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि उनके जो कंट्री के लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए उनका सुधार कैसे किया जाए, उनके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे और चीज़ों को उन्होंने जस्टिफाई भी किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटिफुल कंक्लूजन अबाउट द चैप्टर इंडिगो। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपके बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में दिए गए हैं फ्रॉम योर मेन रीडर बुक। सबसे पहला क्या है, अर्ज द डिपार्चर। तो डिपार्ट करना मतलब किसी चीज़ को अलग करना, हटाने के लिए, भगाने के लिए, मना करने के लिए। सो अर्ज द डिपार्चर, इंसिस्ट ऑन द गोइंग अवे ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। तो अर्ज द डिपार्चर उस सेंस में यूज़ हुआ है जब गांधी जी का जो इनिशिएटिव था विच वॉज, जो फाइनल एंड पे जब आ गया था, जब वो सक्सेसफुल हो गए थे फाइनली कि ब्रिटिशर्स को वहाँ से हटा दिया गया, ब्रिटिशर्स अपने आप वहाँ से ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनको वहाँ से फ्री कर दिया, वो सारी चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी लैंड से, और जो वहाँ पे एज अ शेयर क्रॉपर काम करते थे अब वो वहाँ पे एज अ लैंड लॉर्ड्स काम करने लग गए और ब्रिटिशर्स वहाँ से चले गए। सो दैट इंसिस्ट ऑन द गोइंग अवे ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया, दैट इज अर्ज द डिपार्चर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कॉन्फ्लिक्ट होना, क्लैशिंग होना किसी चीज़ में, मुठभेड़ होना। सो क्लैश ऑफ ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज जो क्लैश हुआ था ऑब्लिगेशंस में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में। Harbor a man like me. Harbor a man like me means give shelter to an advocate of home rule. उनको बहुत अच्छा लगा कि जब उनका जो इतना वार्म वेलकम किया था जेबी प्रिस्ले और उनके स्टूडेंट्स ने, तो उनको ऐसा लगा कि लाइक दिस इज समथिंग, वो उनको बहुत सरप्राइज फील हुआ, बहुत ग्लैड फील हुआ कि मुझे इतना वार्म वेलकम दिया। तो किसको दिया था, दे गिव शेल्टर टू एन एडवोकेट ऑफ होम रूल, कि उनके खुद के जगह के रूलर को उन्होंने शेल्टर दी, उनका इतना वार्म वेलकम दिया जिसकी वजह से उनको बहुत ग्लैड फीलिंग आई। सो दे हार्बर मैन लाइक मी, मी मतलब होम के ही, घर के इंसान को तुम इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहे हो। सीक प्रॉप, प्रॉप यहाँ पे किसको बोला गया, ट्राई टू फाइंड सपोर्ट और असिस्टेंस। तो दे सीक सपोर्ट, उन्होंने एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी, दे वर ट्राइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट, कहीं से कोई उनको कोई हेल्प मिल जाए। नाउ heading with all the question answers which are given at the end of the chapter. So head with the first question, that is, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्यों बोला? Let's try to justify the answer. So the Champaran episode began as an attempt to ease the sufferings of the large number of poor peasants. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गई बात कि ये चंपारण का एपिसोड, ये चंपारण जो एपिसोड है ये शुरू क्यों किया गया था। इट बिगैन एज एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट करने के लिए टू ईज द सफरिंग, की इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ के जो पुअर पेजेंट्स थे, उनकी जो परेशानी थी उसको थोड़ा कम करने के लिए ये चंपारण एपिसोड स्टार्ट किया गया था। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट, ही कौन है, गांधी जी गॉट स्पॉन्टेनियस, उनको तुरंत सपोर्ट मिलती गई लोगों की, सबसे पहले लॉयर्स की मिली और फिर वहाँ के लोकल पीपल के, और जितने भी पुअर पेजेंट्स थे वो तो थे ही
गांधी जी के सपोर्ट में, बिकॉज ही वाज फाइटिंग फॉर नॉट हिज राइट। गांधी जी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी कंट्री के पुअर पेजेंट्स के हक के लिए लड़ाई कर रहे थे। सो दे वर ऑफ कोर्स with him in his support. He got spontaneous support of thousands of people, हजारों की तादाद में उनको लोगों की सपोर्ट मिली। गांधी जी admits that what he had done was a very ordinary thing. गांधी जी एक्सेप्ट करते हैं कि जो उन्होंने करा वो एक it was not a big shot gun, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, ये तो उनकी ड्यूटी थी, being a person of a country, अपने कंट्री मैन को सर्व करना, सपोर्ट करना, वो अपनी मॉरल ड्यूटी समझते थे, तो इसीलिए वो बोल रहे it was a very ordinary thing. He declared that the British could not order him about his own country, और उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि कोई बाहर का इंसान मुझे आके ऑर्डर नहीं दे सकता, एक ब्रिटिशर मुझको, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये मेरी खुद की कंट्री, और बाहर का इंसान मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। तो इस चीज पे ही गॉट फ्यूम। Hence he considered the चंपारण episode as a turning point in his life, और इसीलिए इतना प्रोवोक हुए जब वो बात को सुनकर, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को, इस मोमेंट को अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कंसिडर करा। Now let's discuss with question number 2 of your NCERT book. How was Gandhi ji able to influence lawyers? Give instances. हमने ये भी पढ़ा था अभी डिस्कशन में कि गांधी जी कैसे लॉयर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए थे। जब उन्होंने बोला कि अगर मुझे जेल हो जाएगी कल तो तुम लोग क्या करोगे, क्या तुमने मूवमेंट को छोड़ दोगे या फिर क्या करोगे, तो कैसे गांधी जी ने इन्फ्लुएंस करा था उन लोगों को, दिस इज व्हाट वी नीड टू स्पीक इन द आंसर। सो लेट्स इमीडिएटली रीड। गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट दे would do if he was sentenced to prison. They said that they had come to advise him if he went to jail they would go home. उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ आपको एडवाइस देने के लिए आए, आपने लॉयर्स की एडवाइस मांगी थी, so we all came here to just advise you, और अगर आप ही जेल में चले जाओगे तो हम किसको एडवाइस देंगे, हमारा काम तो कुछ होगा नहीं, we would also return to our places. तब गांधी जी ने बोला, then गांधी जी asked them about the injustice to the sharecroppers. तब उन्होंने बोला क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ही स्टेट में, तुम्हारी ही जगह में रहने वाले लोगों के साथ जो अनफेयर हो रहा है, जो अनजस्ट हो रहा है, क्या तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं बनती कि तुम उनके राइट्स को सेफगार्ड करो या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। सो देन गांधी जी asked them about the injustice to the sharecroppers. The lawyers held consultations. They came to the conclusion that it would be shameful desertion. ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला डिजर्ट करना, और डिजर्शन मतलब कि छोड़ के चले जाना, त्याग करके चले जाना, वहाँ से भाग जाना या वहाँ से चले जाना, ऐसी चीज़ों को छोड़ के बीच में और चले जाना बहुत ही शेमफुल बात होगी अगर हम ऐसा करें। If they went home, so they told गांधी जी that they were ready to follow him to jail. और तब उन्होंने डिसाइड करा कि yes we are with you, हम इवन आपको अगर जेल भी हो जाएगी तो हम आपके साथ हैं जेल जाने के लिए भी। ये क्यों उन्होंने ऐसा बोला? जब गांधी जी ने उनको प्रोवोक करा कि सोचो तुम्हारे ही कंट्री के लोग इतनी पुअर, इतनी मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं और बाहर के लोग हम पर रूल कर रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? और अगर मैं ये मिशन छोड़ दूं, ये मेरा पर्सनल तो नहीं है, मेरा पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है, यहाँ पर मैं तो उन लोगों के लिए फाइट कर रहा हूँ, उनके राइट्स के लिए, और उनको जो चीज मिलनी चाहिए, उनको व्हाट दे डिजर्व, तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि अपने लोकल लोगों को प्रोटेक्ट करो? तो जब उनको ऐसी चीजें बोली वो प्रोवोक हो गए, फाइनली दे डिसाइडेड टू इवन accompany गांधी जी टू जेल। अगर उनको जेल भी हो जाएगी, so they were all ready to accompany गांधी जी। Heading with the next question, what was the attitude of the average Indian in smaller localities towards the advocate of home rule? अब यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन में कि जो वहाँ के जो एवरेज इंडियन थे, जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ में रहते थे, उनका एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? होम रूल के जो एडवोकेट्स थे उनकी तरफ इनका नज़रिया क्या था? Let's read the answer. The average Indians in smaller localities, average Indians को जो थोड़े एक average थे, जो बहुत ही poor नहीं थे, जो बहुत ही high class को belong नहीं करते थे, जो average Indians थे small localities में, they were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. वो उनको sympathy नहीं, वो बहुत डरते थे कि हम अगर उनको sympathy दिखाएंगे advocates जो हैं हमारे home rule के, अगर हम अपने ही advocates को थोड़ी sympathy दिखाएंगे, वो ये sympathy दिखाने में बहुत ज़्यादा डरते थे। गांधी जी stayed at मुजफ्फरपुर for 2 days at the home of प्रोफेसर मलकानी। और गांधी जी पूरे जब मुजफ्फरपुर गए थे,
क्यों गए थे हमने डिस्कस करा था, फॉर गैदरिंग द डेटा, फॉर सीकिंग द डेटा विच वाज रेलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिगो, उससे रिलेटेड और उसका मिसयूज क्या है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जब वो मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ पे 2 दिन तक उन्होंने स्टे करा। कहाँ पे? एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक वो रुके, उन्होंने उनको शेल्टर दी। और प्रोफेसर मलकानी कौन है? एक गवर्नमेंट टीचर हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर हैं। तो ये उनके लिए अगेंस्ट था बिकॉज वो एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज वो इन चीज़ों में डरते थे, वो काफ़ी थोड़े ऑप्रेस्ड टाइप के रहते थे। सो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पर, ये कब की बात हो रही है? 1917 की बात हो रही है। तो उस समय पर ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुआ करती थी कि किसी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज्ड द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को अपोज करके आए थे, उन्होंने उनको नोटिस दिया था और उन्होंने नोटिस को डिसओबे कर दिया था कि मैं ये बात नहीं मानूंगा, मैं जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और एक ऐसे इंसान को जो कि उस चीज के, जो गवर्नमेंट के ऑपोजिट गए, उनके अगेंस्ट गए और उनको ये सपोर्ट करे थे, वो भी एक स्कूल के गवर्नमेंट टीचर, तो उस समय पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और वो तो वैसे ही डरे से रहते थे लोग, तो वो इन चीज़ों के अगेंस्ट थे, बट फिर भी उन्होंने सपोर्ट करी। सो दैट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट द एवरेज इंडियंस डिड टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। नाउ how do we know that ordinary people too contributed to the freedom? मतलब हमें कहाँ से पता चला कि ordinary जितने भी लोग थे उन्होंने भी contribute करा, support करा freedom movement में? तो ये हमें कहाँ से पता चला? Let's try to read the part from the chapter. So Professor J.B. Kriplani, कौन है? आज के प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर कॉलेज में। He received Gandhi at मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन at midnight। आधी रात को प्रोफेसर जेबी कृपलानी गांधी जी को रिसीव करने गए रेलवे स्टेशन पर। ही हैड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विद हिम, और उनके साथ वो अकेले नहीं थे, हमने अभी भी समरी में भी डिस्कस करी कि ही वाज अकम्पनीड विद हिज स्टूडेंट्स, तो उनके साथ उनके स्टूडेंट्स भी थे। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण केम ऑन फूट, और जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल चलकर आए थे चंपारण से। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। क्यों? जस्ट टू रिसीव और टू गिव अ वेरी gentle, very humble and a very warm welcome to गांधी जी। तो वो सारे रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए थे। and by convenience to say गांधी, तो sharecroppers from चंपारण came on foot and by convenience, और कुछ लोग अपनी गाड़ी से आए, कुछ लोग पैदल आए। कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रिसीव करने के लिए। कौन सा रेलवे स्टेशन था? मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन हिम, और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो भी वहाँ पर बुलाए गए थे क्योंकि गांधी जी को उनकी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो लॉयर्स थे जो ऑलरेडी चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के लिए वो केस फाइट कर चुके थे ऑलरेडी। तो वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए भी गांधी जी ने उन लॉयर्स को वहाँ पर बुलाया था रेलवे स्टेशन पर। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी व्हेन ही रीच्ड मोतिहारी रेलवे स्टेशन, और जब वहाँ पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी पहुंचे तो ये अलग टाइप की जो भीड़ थी, अलग अलग टाइप के जिसमें लोग थे, उन सब ने गांधी जी को ग्रीट करा। Thousands of people demonstrated around the courtroom, और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कोर्ट रूम के बाहर। This shows that ordinary people too contributed to the freedom movement in India। इससे पता चला कि हर एक इंसान ने, एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पर्सन ने भी कैसे अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया इस मूवमेंट में, इस फ्रीडम मूवमेंट में। Let's discuss with the next question. Freedom from fear is more important than legal justice for the poor. ओ, ये क्या बोल रहा है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये जो डर से ये जो आज़ादी है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब हमें निडर होके लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड ऑल देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि विच इज फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। अगर आप लीगल की सेंस में, लॉ के सेंस में बात करो कि क्या लीगल राइट्स हैं, ड्यूटीज
ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो बोल रहे हैं जो लीगल जस्टिस होता है ना पुअर के लिए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम फ्रॉम फियर। एटलीस्ट जो आपकी सोच है वो तो फ्री होनी चाहिए, वो तो फियरलेस होनी चाहिए। ये सारे लॉज हैं बहुत सारे कि आपको इतना परसेंट करना है, इतना कंट्रीब्यूट करना है, ये सिर्फ आपको दबाने के लिए, डराने के लिए, बट आपकी सोच तो आपकी है, वो तो एटलीस्ट फियरलेस होनी चाहिए एंड बियॉन्ड ऑल होनी चाहिए। सो डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? अब यहाँ पर ये पॉइंट क्यों रेस किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस? बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस और प्रायर टू इंडिपेंडेंस हम पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे और हम फ्री नहीं थे, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस के यहाँ पे हमें इस केस को डिस्कस करना है। सो लेट्स इमीडिएटली लुक एट द आंसर. For the poor of India, means of survival are far more important than freedom or legal justice. अब अगर हम अपने देश के गरीब इंसान की बात करें तो उसको ये क्या करना, उसको क्या करना, लीगल जस्टिस क्या है या फ्रीडम फ्रॉम फियर क्या है, उनको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम? मीन्स ऑफ सर्वाइवल. हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, अपने सर्वाइवल को कैसे हम सपोर्ट करेंगे, उनके लिए वो ज़रूरी चीज़ है ना. उनके लिए सोच में फ्रीडम होनी चाहिए, फियरलेस थॉट्स होने चाहिए. उनको ये नहीं पता लीगल जस्टिस क्या होता है हम लोगों के लिए, हमें ये भी नहीं पता, गरीब लोगों की बात हो रही है. उनको इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं रहती, ना उनके बारे में कुछ पता होता, बिकॉज उनके लिए एक मेजर चैलेंज क्या होता है, देयर सर्वाइवल. तो अपने सर्वाइवल के लिए उनके पास बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ भी नहीं होती, इतना मिजरेबल लाइफ वो लीड करते हैं. I don't think the poor of India are free from fear after independence. मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो पुअर सेक्शन है वो आज भी फ्री है फ्रॉम द फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस भी. वो मुझे नहीं लगता कि वो फ्री है फ्रॉम द फियर, दे आर फियरलेस, बिल्कुल नहीं लगता. द फॉरेन रूलर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस. अब इट इज़ अ वेरी बिग कॉमेंट ऑन द पीपल ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे क्या कॉमेंट कर रहे हैं किस पे, कि वो ये बोल रहे हैं कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो किसी ब्रिटिशर से कम नहीं है. ब्रिटिशर तो ठीक है, वो तो बाहर के लोग थे, वो हमारी कंट्री को रूल करना चाहते थे, हमारी कंट्री को कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे किया. बट व्हाट अबाउट जो हमारी ही कंट्री के लोग हैं, जिनका पर्पस है अपनी कंट्री को डेवलप करना, उनके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना, बेटरमेंट के लिए सोचना, वो ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वजह से जो फ्रीडम है फियर का वो पॉसिबल ही नहीं हो पर, वो फियरलेस थिंकिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस एंड सेल्फ सर्विंग ब्यूरोक्रेसी. ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिर्फ अपनी ही चीज़ों को बस पैसा खा लेते हैं और अपनी जेब में भर लेते हैं. दे आर हार्डली कंसर्न अबाउट द पुअर सेक्शन और द ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी. तो यहाँ पे यही बात करी गई है. द फॉरेन रूलर्स हैव बीन रिप्लेस्ड. अब ये फॉरेन रूलर्स की जगह, ब्रिटिशर्स की जगह कौन आ गया है? करप्ट पॉलिटिशियन. इनकी जगह ये इन्होंने ले ली है और इन लोगों ने ले ली है. पावर ब्रोकर्स एंड मनी लेंडर्स हैव अ फील्ड डे. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पावर ब्रोकर्स एंड मनी लेंडर्स, घूसखोर, चोरी चकारी, गलत काम, ब्राइब करना, ये सारी चीज़ों से पूरी जो हमारी कंट्री है, सारी जगह यही केसेस हमें देखने को मिलते हैं. द सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड इन सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर द पुअर. अब अगर हम टाउन्स की बात करें जहाँ पर लोग थोड़े पढ़ लिख गए हैं, वहाँ पर कंडीशन फिर भी थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू पुअर स्टेट्स. जो रिमोट विलेजेस की बात करें वहाँ पर तो अभी भी स्टिल फियर द बिग फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स. अब क्या बोला गया कि जो जहाँ पे टाउन्स हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग काफ़ी पढ़ लिख गए हैं, काफ़ी जागरूक हो गए हैं अपने राइट्स के लिए, अपने ड्यूटीज़ के लिए, अपनी ऑब्लिगेशंस के लिए, उनको वो सारी चीज़ों की समझ है. बट व्हाट अबाउट जो बहुत ही छोटे छोटे तबके हैं, जो बहुत ही छोटे सब अर्बन एरियाज़ हैं, जो विलेजर्स की अगर हम बात करें. सो द सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड इन सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर द पुअर पीपल, बट द पुअर इन द रिमोट विलेजेस
स्टिल फियर, उनको आज भी डर लगता है बिग फार्मर से और मनी लेंडर से, जो उनको पैसा उधार पे देता है कि वो इन लोगों से बहुत डरते हैं। वो बड़े बड़े जो बड़े किसान हैं जिनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी है, और जो छोटे किसान हैं वो अभी भी दबके रहते हैं किनसे, मनी लेंडर से, जिनसे वो पैसा उधार पे लेते हैं, और बड़े फार्मर जिनके अंडर वो काम करते हैं, अभी भी वो लोग बहुत ही डर के रहते हैं इन लोगों से। द माइंड इज with fear. Actually, mind should be without fear, but they are full with fear. Now, the police and revenue officials are still objects of terror for them. और सबसे बड़ा उनका वो जो टेरर है exactly वो कौन है, पुलिस एंड द रेवेन्यू ऑफिशियल्स। अब पुलिस वाले जो होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये इनकी जगह जो है वो इन सब लोगों ने ले ली है। और पुलिस भी, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ फॉलोअर्स हैं, और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, दे आर स्टिल ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर फॉर देम। और ऐसे छोटे गरीब लोगों को, पुअर लोगों को डराने के लिए, उनके लिए ये भी कोई भूत से कम का काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे थ्रेट देम इलीगली एंड बियॉन्ड दैट। The poor landless workers have to still work hard to make both the ends meet. अब जो बहुत ही गरीब, जिसके पास, वो गरीब इंसान की बात हो रही है जो लैंडलेस है, जिसके पास कोई लैंड नहीं है, वो किसी के रेंटेड लैंड्स पे काम करते हैं। They have to still work hard to make both the ends meet. तो both the ends meet, ये यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सर्वाइवल के लिए। अब ये इतने गरीब लैंडलेस वर्कर्स हैं, उनको मजबूरी में ये सब काम करने पड़ते हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बिग फार्मर्स के अंडर पे टू मेक देयर सर्वाइवल पॉसिबल। पेजेंट्स एंड टेनेंट फार्मर्स, अब पेजेंट्स हो गए, किसान की बात करें, या टेनेंट फार्मर जो किराए से किसी के लैंड पे काम करते हैं, दे हैव टू बोरो मनी। अब उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, मनी लेंडर से करनी पड़ती होगी या बिग फार्मर से, from rich money lenders on exorbitant rates of interest. अब इनके जो अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता, बिकॉज वो तो रेंट पे काम कर रहे होते हैं, उनका खुद का लैंड भी नहीं होता है। तो ये मनी जब बोरो करते हैं काम करने के लिए, बिकॉज जब बीज लाएंगे, पानी की फैसिलिटी देखेंगे, खाद वगैरह देखेंगे, उसके लिए उनको पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा किससे लेते हैं? फ्रॉम रिच मनी लेंडर्स। जो बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो उनके पास काफ़ी पैसा होता है, उनसे पैसा लेते हैं। और वो लोग जो मनी लेंडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उनको पैसा देते हैं, विच यूजुअली दे फेल टू रीपे ड्यू टू द फेलियर ऑफ मॉनसून और बैड क्रॉप्स। और वो अनफोर्सीन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या अनप्रिडिक्टेबल वेदर की वजह से, अगर पुअर वेदर हो जाए, अच्छी बारिश ना हो, या फसल ख़राब हो जाए, या फसल अच्छी ना उग पाए, इस वजह से उनको पैसा नहीं मिल, बिकॉज उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहता है? जो फसल उगेगी और उसको वो हार्वेस्ट करेंगे और उसको सेल करके उनको पैसा मिलेगा। तो जब फसल ही नहीं होगी तो उनको पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा आएगा नहीं तो ये लोग उन पे प्रेशर बनाएंगे, बिकॉज हमारे पैसों को रिटर्न करो। मनी लेंडर्स फोर्स करते हैं कि हमारे पैसा को रिटर्न करो हाई रेट्स के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज के साथ में, और वो नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पुअर फार्मर्स हैं जो दे ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ finishing their life. So cases of small farmers committing suicide are quite common. If this is not due to fear, what is the reason behind it? तो इससे हमें clearly समझ में आता है, the very thing is just the fear. ये जो डर create कर रहे हैं money lenders या फिर big farmers, ये actually अभी भी prevail करता है हमारी सोसाइटी में। और जो नहीं होना चाहिए, उनकी तो गलती नहीं है, मॉनसून अगर बारिश अच्छी नहीं है, अगर फसल अच्छी, उनके तो एफर्ट सारे किए गए थे, बट ये सारी चीज़ों की वजह से हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि येस, देयर इज़ नो फियरलेस थॉट स्पेसिफिकली इन द पुअर पीपल। वो अभी भी कहीं ना कहीं डर के साए में जीवन जीते हैं और उसको व्यतीत करते हैं। हेडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी गुड। ये सबको पता होना चाहिए, अपना लीडर ऐसा ही चुनना जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। अ गुड लीडर हैज अ मास अपील. He rises from the masses, thinks for them and works for them.
हम बोलते तो यही है, अ गुड लीडर हैज अ मास पीपल, मास अपील। उसकी जो एक अच्छा लीडर होता है उसकी बहुत बड़ी अपील होती है, उसकी वो सारे लोगों को अपील करता है, वो उठता है लोगों से, वो लोगों के लिए सोचता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के हित के लिए, एवरीथिंग लाइक दैट। ही राइजेस फ्रॉम द मासेस, थिंक्स फॉर देम एंड वर्क्स फॉर देम। ही इज सिंसियर इन हिज अप्रोच। ये होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? सोचिए जरा। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब जिसके बहुत अच्छे उसूल होते हैं। ट्रुथ, ऑनेस्टी, पेट्रियाटिज्म, मोरालिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस आर दी हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड लीडर। तो इनको मार्क कर लो, काइंडली मार्क दीज वर्ड्स। ट्रुथ, सच्चाई, ईमानदारी, पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति, मोरालिटी, हमारे भी कुछ इथिक्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, और स्पिरिट ऑफ सर्विस, और किसी को सर्व करना, सेवा भाव करना और त्याग करना, ये कुछ ऐसे हॉलमार्क्स होते हैं, ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बेंचमार्क होते हैं कि जो हर एक अच्छे लीडर में होने ही चाहिए। तो अगर अपना लीडर को ऑप्ट करो, सो please do check with whether he's truth, whether he follows the way of truth or not, whether he is an honest person, patriotic, moral values हैं या नहीं है, sacrifice की feeling है या नहीं है, spirit of service है कि नहीं, वो सर्व करना भी चाहता है सोसाइटी को या फिर वो सर्व नहीं करना चाहता। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक लीडर को एक अच्छा लीडर बनाती हैं। ही नेवर मिक्सेस पॉलिटिक्स विद रिलीजन और सेक्टर्स। अब क्या बोल रहे हैं, वो कभी भी पॉलिटिक्स को रिलीजन या किसी ऐसी चीज़ में मिक्स नहीं करते हैं। वो जात पात, धर्म अधर्म, इन चीज़ों को अपनी पॉलिटिक्स में कभी भी मिक्स नहीं करते। उनका जो रूल होता है, उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनकी जो अप्रोच होती है, उसमें कोई काले गोरे का भेदभाव, कोई जात पात का भेदभाव कुछ भी नहीं होता। दैट इज बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। वो जो उनका रेशनल डिसीजन होता है वो होना चाहिए। ही बिलीव्स इन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड डजंट थिंक इन द नैरो टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट और रीजन। वो पूरे नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो ऐसी छोटी चीज़ों में जैसे कि जात पात, कास्ट के बारे में, रीजन के बारे में, रिलीजियंस के बारे में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के लिए। आई होप दिस वाज सफिशिएंट टू डिफाइन अ गुड लीडर। और कुछ भी ज़रूरी है जो हमने ये नहीं हो, ये तो हमने देख लिया क्या क्या होना चाहिए, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें एक लीडर में नहीं होनी चाहिए। सो करप्शन, नेपोटिज्म आर टू इविल्स। ये दो ऐसे इविल्स हैं जिससे कोई भी बचा नहीं है। सो that surround a leader in power. The life of a good leader is an open book. There is no difference between his words and action. कोई डिफरेंस नहीं होता है उसके वर्ड्स और एक्शंस में, एक होने चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, दो करप्ट, सब करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, नेपोटिज्म की बात करी जा रही है, ये जो चीज़ें, इससे एक अच्छा लीडर भी आज बच नहीं पा रहे हैं। तो लाइफ जो होती है एक अच्छे लीडर की, वो बिल्कुल एक ओपन बुक के जैसी आती है, जो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि हम बता तो कुछ और रहे हैं, कर हम कुछ और रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, which exactly this line is preaching for. Such good leaders are very rare. What do you find today are practical politicians. आज जो हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स, वो है प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस के, who think of achieving their end without bothering about the purity of means. अब ये क्या है? आज जो हमें ऐसे लीडर्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने कंसर्न्स को ऊपर, अपनी नीड्स डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हैं, अपने बेनिफिट के लिए बात करते हैं। Who think of achieving their ends. वो अपने सर्वाइवल की बात करते हैं, अपने भले की, अपने बेनिफिट की, without even giving a damn concern to the people or the purity of the means. कि अगर मैं इस चीज़ को हासिल कर रहा हूँ तो उसका जो मोड है, उसका जो मीन्स है, क्या वो सही तरीके से ये चीज़ हासिल करी गई है। उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कैसे उस चीज़ को हासिल करा, बस उनको वो चीज़ हासिल करना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम। द लॉ ऑफ
the law of expediency gets the better of morality. अब ये क्या सबसे important gist of the question answer is the law of expediency gets the better of morality. So this is what the gist of the entire question. So with this we end with the discussion of the questions answer, and with this we also come to the end of the video. I hope the video was quite informative and you got to understand the role, the important, the valuable contributions of Mahatma Gandhi in making not only India free but also in uplifting the standard of living of the poor peasants. अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलो मेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कजन्स को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं ऑन प्रॉपर टाइमिंग्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल.